हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और यहाँ हम जुड़ रहे हैं कक्षा 9 के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उदय बैच के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और यहाँ मैं आपको हिंदी सिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे साथ आप हिंदी को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जो बातें हैं हिंदी का, उन सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और आज हम समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी पढ़ने की बात की जाती है ना, तो हम गद्य और पद्य तो पढ़ ही रहे हैं, पर आज हम एक और कविता पढ़ रहे हैं जो है ग्रामश्री। और ये कविता ना बहुत ही खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी, ये कविता खास काहे है। तो देखो बच्चा, इस कविता के अंदर एक विशेषता है कि ये कविता जो है वो है ग्रामश्री। इस कविता का नाम ग्रामश्री है और इसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। ये कविता जो है ना, ये आपको जोड़ती है गांव के माहौल से। किस समय गांव का कैसा माहौल होता है, इन सारी चीज़ों से कविता जो है हमें अवगत कराती है। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि गांव का माहौल किस तरीके से सुहावना हो जाता है। क्योंकि अब तो सावन चल रहा है ना, तो बढ़िया रिमझिम रिमझिम बारिश होती है और बढ़िया मज़ा आता है। हरियाली जो है वो बहुत ज़्यादा खिलने लगती है और इन सारी चीज़ों का लुफ्त जो है ना, वो देखने को मिलता है गांव में। कहते हैं ना कि बरसात में गांव जाग उठते हैं। तो वो कैसा जागना होता है हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। यहाँ ना कविता की ओर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि पिछले टॉपिक्स में, यानी कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो देखो बच्चा, पिछले सेशन में हमने पढ़ी थी कविता जिसका नाम था कैदी और कोकिला। और ये कविता जो है कैदी और कोकिला, ये अपने आप में एक विशेष कविता है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है ब्रिटानिया उपनिवेशवाद के समय क्रांतिकारी जो हमारे हुआ करते थे किस प्रकार से जीवन जी रहे थे। देखिए, होता क्या था कि अंग्रेज़ों का राज था और हमें चाहिए थी आज़ादी। और इसी क्रम में हमारा जो सारा का सारा देश था वो आज़ादी पाने के लिए तड़प रहा था। बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे आज़ादी के लिए। अंग्रेज़ क्या करते थे कि इन्हीं आंदोलनों को दबाया करते थे। इसी क्रम में होता क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी कविता लिखते हैं जिसका नाम है कैदी और कोकिला। और ये कविता हमें बताती है कि उपनिवेशवाद के दौरान किस तरीके से हमारे क्रांतिकारी जो हैं वो जेलों के अंदर अपना जीवन काट रहे थे, किस तरीके से उन्हें कष्ट मिलते थे और इन कष्टों से उनके जीवन में कितनी निराशा होती थी। और यही निराशा जो है ना, वो कोकिला, यानी कि वो कोकिला को माध्यम बनाकर एक कविता जन्म लेती है, कविता का बीज पड़ता है और उसी कविता का नाम है कैदी और कोकिला। ठीक है बच्चों, तो ये था एक सारगर्भित परिचय जो हम पहले पढ़ चुके थे उन सारे विषयों का। ठीक है, यदि आप इस विषय को और डिटेल में जानना चाहते हैं और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा हम बढ़ते हैं आगे और जाइए समझते हैं कि कैसे हम आज का लेक्चर पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसे हम किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कवि परिचय, क्योंकि हर कविता का अपना एक विशेष महत्व होता है जो निर्भर करता है उस कविता को लिखा किसने है। जैसे इस कविता को लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने, यानी कि पंत जी ने। अब भाई, ये पंत जी कौन हैं, क्या हैं, किस तरीके से इनका जो महत्व है हिंदी साहित्य के अंदर है, इन सारी बातों को हम जानेंगे कवि परिचय के अंदर। ठीक है, अब फिर बात करेंगे, जब हम कवि को जान लेंगे तो भाई उनकी रचना को भी जानेंगे कि इतनी सुंदर सी जो कविता है वो किसने लिखी, इसका क्या अर्थ है। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। कविता के बाद आ जाता है प्रश्नोत्तरों का नंबर। क्यों भैया प्रश्नोत्तर क्यों? क्योंकि परीक्षा में तो प्रश्न का उत्तर ही देना है ना बाबू। तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को समझना है। और आइए शुरुआत करते हैं समझने की। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। तो बेटा, इनका जो जन्म है ना वो हुआ था उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ, बागेश्वर जिले में। ठीक है, अब बागेश्वर जिला क्यों फेमस है और इसका नाम बागेश्वर कैसे पड़ा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, जो उत्तराखंड से होंगे वो इस बात को जानते होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई बागेश्वर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है बागेश्वर का। ठीक है, अब यहाँ ना बात करते हैं उनके जन्म की। तो उनका जन्म हुआ था 1900 में। ठीक है, फिक्स 1900, और मृत्यु हो जाती है 1977 में। विशेष बात यह है कि ये 16 साल की उम्र से लिखने पढ़ने की दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि जो मौलिक लेखन है, ठीक है, जो औपचारिक जिसको हम लेखक कह सकते हैं, इस तरीके के क्रियाकलाप जो हैं वो 16 साल की उम्र से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लगातार 16 साल से लेकर, मतलब 1916 से लेकर 1977 तक इनका लेखन कार्य चलता रहता है। ये जब तक जीवित रहते हैं तो लगभग लगभग 60-61 साल तक ये लिखते रहते हैं। और ऐसा वैसा नहीं लिखते हैं, बहुत शानदार लिखते हैं। इनको ना छायावाद का त्रिस्तंभ में से एक माना जाता है, यानी कि जो छायावाद के त्रिस्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद, पंत और निराला, उन्हें इनमें से एक माना जाता है। ठीक है, ये केवल छायावादी कवि नहीं है।
ठीक है। ये प्रगतिवादी भी कवि हैं। इनकी जो कविता है वो छायावाद से शुरू होती हुई प्रगतिवाद तक जाती है, यानी कि प्रगतिवाद तक जाती है। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो हम देख पाते हैं कि वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ग किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, लोकायतन, चिदंबरा आदि आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। बेटा यहाँ ना आपको केवल प्रमुख प्रमुख रचनाएं दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो लिखने का क्रम है ना ये बहुत सारी रचनाओं से भरा पड़ा है, ठीक है। और यदि इनके लिखने की बात की जाए ना तो इन्हें लिखने के कारण इनकी प्रतिभा इतनी थी कि इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया, ठीक है। नवाजा मतलब पुरस्कार देना, ठीक है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, सोवियत इंग्लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। अब यहाँ बेटा ये तो था जीवन परिचय, ये था कवि के जीवन का परिचय, हमने कवि की कृतियों को जाना। बात करते हैं कि कवि किस टाइप की कविताएं लिखा करती थी, किस तरीके से उनका कृतित्व था। तो बेटा उनको ना प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसी बात से पता चलता है कि वो जो है ना वो प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं लिखा करते थे और केवल प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया करते थे, प्रकृति के सौंदर्य और मनुष्य के संबंध को आपस में बांध दिया करते थे। और ये जो बांधना ही है यही कविता का शिल्प हुआ करता था। बहुत ही सुंदर कविता जो है वो बन जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनका जीवन परिचय जाना। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कविता को, कविता के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए कविता के अर्थ से पहले बढ़ने से पहले ना एक चीज़, एक बात बताओ। देखो हर एक चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस होता है। हम कविता जो पढ़ रहे हैं ना उसका नाम है ग्रामश्री, ठीक है। पर एक बात बताओ, ग्रामश्री, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताओ, ग्रामश्री का अर्थ क्या होता है बताओ। देखो ग्राम का अर्थ होता है गांव, ठीक है, और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो यहाँ ना एक अर्थ निकल के आ रहा है गांव की लक्ष्मी, ठीक है, या गांव की शोभा। इसको लक्ष्मी को शोभा भी कहते हैं बेटा, ठीक है, शोभा, ठीक है। कहते हैं ना लग्जरी यानी कि शोभा, जिसके पास शोभा नहीं है उसका क्या ही जीवन में फिर महत्व रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ ना बच्चा दो शब्दों से मिलकर बना, ग्राम मतलब गांव, श्री मतलब लक्ष्मी या शोभा। तो गांव की शोभा क्या होती है, अब जरा इस बात को सोचो, ठीक है। आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये आपको एक छोटा सा संकेत भी देता है कि गांव की शोभा क्या है, गांव का महत्व क्या है। तो बेटा गांव की जो शोभा होती है वो होती है उसकी हरियाली से, ठीक है। गांव की जो शोभा होती है वो होती है उसके प्राकृतिक वातावरण से। और इसी बात को उकेरते हुए एक सुंदर सी कविता जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम ही है ग्रामश्री। अब देखिए कविता की जब शुरुआत होती है तो एकदम शुरुआत में ही कवि महोदय बताते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजियाली। तो यहाँ लेखक महोदय बताते हैं कि खेतों में दूर दूर तक जो है वो हरियाली फैली हुई है। और हरियाली किस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि ये भाई ये मखमल है की हरियाली हो, ठीक, मतलब मखमली हरियाली, उतनी कोमल कोमल, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट फैली है, ऐसा स्वभाव है हरियाली का, क्योंकि हरियाली तो कोमल होती ही है, ठीक है, ठीक। तो वो फैली हुई है। फिर आगे बताते हैं लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि मतलब होता है सूर्य, ठीक है, सूर्य। तो भाई उस हरियाली में सूर्य की किरणें भी लिपटी हुई हैं। फिर आगे क्या बताते हैं भाई, आगे बताते हैं चांदनी की सी उजाली, उजली जाली, ठीक, मतलब ऐसा लग रहा है। देखो होता क्या है, जब फसलें खेतों में होती हैं ना तो बड़ी ही सुंदर लगती हैं, और सुंदर इसलिए भी लगती हैं कि फसलों में जब हवा चलती है तो फसलें हिलती रहती हैं और उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने छन्नी लगा दी हो, ठीक है। और जो उन फसलों पर जब रोशनी पड़ती है, जब धूप पड़ती है तो फसलें चमकती भी हैं, तो ऐसा भी लगता है कि भाई किसी ने तो चांदी की जाली लगा रखी है। तो इसी बात को उन्होंने बड़ी ही उपमा से कहा। अब देखिए आगे समझते हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, इस बात को समझ लो कि तिनके जो हैं यानी कि घास के जो तृण हैं, जो फसल के तिनके हैं, उनका जो पूरा शरीर है वो एकदम हरा हुआ है, ठीक है, उनके शरीर में हरा हरा खून भरा हुआ है। अब यहाँ एक बात समझ लो, हरा खून मतलब खून कभी भी हरा नहीं होता, पर यहाँ एक उपमा दी गई है कि हरित खून भरा, ठीक है। और यही उपमा देने से जन्म लेता है हमारा
विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। ठीक, अब ये अलंकार क्या होता है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले कविता का अर्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई तिनकों का जो रंग है, वो जो शरीर है वो पूरा हरा हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि हलते हुए जो घूमते मतलब लहराते हुए जो तिनके हैं ना, उनका जो रंग है, उनका जो रक्त है वो हरा रक्त है। ठीक है, उनका जो खून है वो अंदर से हरा रंग झलक रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ठीक है, तो इस प्रकार फसलों को देखते हुए, इस प्रकार लहलहाते खेतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई श्यामल भूतल मतलब जो निर्मल हमारी धरती है, जो हमारा श्यामल धरती है, इस पर जो आसमान है ना वो झुक गया है, क्योंकि आसमान भी नीला होता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो इस पृथ्वी पर ना अब आसमान झुक गया है। ठीक है, यानी कि जो शोभा, जो सुंदरता आसमान की है, वही शोभा, वही सुंदरता जो है इस समय धरती पर मौजूद है। ठीक है, तो बेटा ये हमने अर्थ समझा। अब यहाँ एक बात करनी थी विरोधाभास अलंकार की। तो देखो बेटा, जहाँ दो व्यक्तियों में, यहाँ दो वस्तुओं में विरोध होते हुए भी समता दिखाई दी। ठीक है, या विरोध होते हुए भी समता दिखाई दे। अब विरोध कैसे भाई दिखता है, यहां समझ लो। देखो एक बात कही गई, हरित रुधिर, रुधिर। अब यहां एक बात समझो, रक्त का रंग होता है लाल। ठीक है, लेकिन उपमा देते हुए इसे कहा दिया गया है हरित, यानी कि हरा। तो यहाँ विरोध तो है, यहाँ में विरोध तो समझ में आ रहा है कि भाई लाल का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल, पर यहाँ कवि ने कह दिया है उसको हरा। तो यहाँ विरोध होते हुए भी समता है। ठीक है, उपमा दी गई है, तो उसे ही कहा जाता है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कोमल अस्त्र। अब कोई भी अस्त्र कोमल नहीं होता है, जैसे अस्त्र जो भी हो वो कड़क होता है, बहुत मजबूत होता है, इसीलिए तो उसको मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं कहती हूँ कोमल अस्त्र, तो वहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है बच्चा, यहाँ ना केवल हम कविता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अलंकार का स्पेशल से अलग से क्लास होगा, तो वहाँ हम अलंकार की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एकदम डिटेल मत पूछना। अब जो अलंकार नहीं आया है वो तुम पूछने लगो तो फिर वो उस तरीके से मज़ा नहीं आता चीज़ों को। ठीक है, अलंकार का बेटा अलग से क्लास होगा जब ग्रामर शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए इंतज़ार करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए अगली जो पद है उस पर देखते हैं क्या बताया गया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की कंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरासी झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब यहाँ भैया समझो, यहाँ बताया गया है कि धरती जो है, जो हमारी धरती है, जो वसुंधरा है, जो भूधरा है, जो इला है, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो धरती के पर्यायवाची हैं। चाहे आप भूधरा कह लें, चाहे वसुंधरा कह लें, चाहे आप इला कह लें, ठीक है, चाहे आप भू कह लें, तो ये सारे जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, वो पर्यायवाची हैं वसुंधरा, या सॉरी वसुधा के। वसुधा यानी धरती। तो वो बताते हैं कि रोमांचित धरती रोमांचित है। अब ये रोमांच क्या होता है भैया, तो यहाँ समझ लो, जब भी उत्साह, उत्साह प्लस जिज्ञासा, दो चीज़ें एक साथ एक ही भाव में आ जाएं तो उसे हम रोमांच कहते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि भाई धरती भी जो है वो बड़ी ही रोमांचित हो जाती है। और क्यों रोमांचित हो जाती है, क्योंकि भाई गेहूं में बालियां आ गई हैं, अरहर सनई में भी बालियां पड़ने लगी हैं। और ऐसा देखने से लग रहा है, ऐसी शोभा है उनकी कि देखने से ऐसे लग रहा है कि भाई इन्होंने ना करधनियाँ पहन रखी। जैसे किंकणियाँ जो शब्द है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका शुद्ध अर्थ है करधनी, करधनी। ठीक है, करधनी। अब इस बात को समझ लो कि भाई इन सारी फसलों ने स्त्रियों के समान करधनियाँ पहन के रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, मतलब जो सारा वातावरण है उसमें भीनी भीनी तैलाक्त गंध उड़ रही है। और ये तैलाक्त गंध क्यों उड़ रही है, तैलाक्त गंध इसलिए उड़ रही है क्योंकि सरसों के फूल जो हैं वो फूल चुके हैं, और सरसों की जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैली हुई है। और ये तो आप जानते ही हैं कि सरसों से ना जो गंध आती हो वो सरसों के तेल की जैसी आती है, तो इसीलिए इसे कहा गया है तैलाक्त गंध। ठीक है,
लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। ठीक है, तो हरी हरी इस धरती में से नीलम के फूल की एक कली जो है वो बाहर की तरफ झांक रही है, ऐसा कवि का भाव है। और देखने को भी मिलता है कि जब चारों तरफ बरसात होती है, बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, तो कोई एक फूल जो है वो अलग से खिल उठता है। ठीक है, वो अपना अलग से वर्चस्व दिखाता है। तो ऐसा ही जान पड़ता है कि वो हरियाली को देखकर बाहर झांक रहा है कि भाई किस तरीके से हरियाली आई हुई है। ठीक है, किस तरीके से हरियाली फैली हुई है वातावरण में। तो यहाँ बेटा ये था इस पद का अर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते फूल हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ठीक है, तो यहाँ अर्थ समझो भाई, यहाँ बताया गया है कि रंग रंग के फूल जो हैं वो हिल मिलकर खिल रहे हैं, और इन खिलते हुए फूलों को देखकर जो मटर है ना, यानी कि जो मटर की बालियाँ हैं वो भी हंस रही हैं कि भाई देखो कितने सारे फूल खिल रहे हैं। फिर देखो आगे क्या है, मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। तो देखो बेटा होता क्या है कि एक उपमा दी गई कि जो मखमल की जो पेटियां होती हैं ना, ऐसी पेटियों पर ना छोटे छोटे बीज जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ एक उपमा दी गई है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा गया है, फिरती रंग रंग की तितलियां। तो तितलियां जो हैं बहुत सारे रंग की होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो आपको पता ही है। तो तितलियां जो है रंग बिरंग की तितलियां जो है रंग बिरंग के फूलों पर बैठ रही है, ऐसा लग रहा है कि फूल स्वयं फूलों पर बैठ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एक बात एक अर्थ और निकलता है कि रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूले स्वयं। अब यहाँ देखो ऐसा भी लग रहा है कि तितलियां जो हैं वो रंग रंग के फूलों पर जाकर बैठ रही, तो ऐसा लग रहा है कि फूल स्वयं फूलों पर बैठ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एक बात और है कि भाई फूल जो है वो फूले फिरते हैं, यानी फूल जो है वो गर्व के साथ फूल रहे हैं कि वाह क्या मौसम है, और अब तो हमारे खिलने का समय आ गया, तो बड़े ही खिलते फिर रहे हैं, और एक वृंत से दूसरे वृंत, यानी कि एक डंठल से दूसरे डंठल पर फिर रहे हैं। अब यहाँ इसका अर्थ ये निकलता है कि भाई फूल भी जो है ना वो गर्व के साथ खिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक डंठल से दूसरे डंठल पर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि डाल डाल पात पात फूल खिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा अर्थ था। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे जो कविता है इसका अर्थ हम समझेंगे, पहले कविता पढ़ते हैं। तो कविता इस प्रकार से है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरुकी डाली। यानी कि देखो होता क्या है कि आम भी है ना, आम के मोरने का समय आ गया है, यानी कि जब आम में ना मोर लग जाते हैं वो समय आ गया है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है जब आम ना पूरा मोरता है, उसको आप दूर से देखिएगा तो पूरा पूरा एकदम पीला पीला सा दिखता है कि भाई जैसे मान के चलो पूरे के पूरे पेड़ पर ना सोना जड़ दिया गया हो। तो इसी तरीके से वो बताते हैं कवि महोदय कि भाई पूरे का पूरा जो आम का पेड़ है ना वो मोर गया है। ठीक है, यानी कि मौसम बदल गया है, बरसात जाते हुए अब कौन सा मौसम आ गया है, अब मौसम आया है वसंत का। ठीक है, वसंत के मौसम में ही तो आम मोरता है। ठीक है, तो वसंत का मौसम आ गया है। ठीक है, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। ठीक है, तो पीपल के पत्ते जो हैं, ढाक के पत्ते जो हैं वो ढल रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पतझड़ जो है वो आने को है। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि कोकिला भी जो है वो गाना शुरू कर रही है। तो देखो बेटा एक विशेष बात ये है कि कोयल जो है ना वो वसंत के आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये नेचर है उसका कि जैसे जैसे पतझड़ आएगा, जैसे जैसे वसंत आएगा, तो कोयल का आपको ध्वनि सुनाई देने को मिलेगी। जैसे अभी जो है ना क्या चल रहा है सावन, तो सावन में शायद ही आपको कहीं ध्वनि सुनाई मिले, सुनने को मिले कोयल की बातें, लेकिन अब जब वसंत आएगा तो कोयल आपको जरूर सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बात है। अब देखो आगे क्या है, महके कटहल मुकलित जामुन। अब देखो ये कटहल जो है, कटहल भी आने का समय हो गया, कटहल भी जो है पक गए हैं, तो उसकी जो खुशबू है वो वातावरण में फैल रही है। फिर आगे बताया गया है मुकलित जामुन। अब मुकलित का अर्थ क्या होता है, अध खिला। ठीक है, अध खिला। ठीक है, तो जामुन का जो वो है वो भी अधखिला हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ ये बात थी। अब देखिए, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नीम दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो यहाँ और चीज़ें बताई गई हैं कि और भी जो चीज़ें हैं, झरबेरी बेटा एक पेड़ होता है। ठीक है, जहाँ से छोटे 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 फल होते हैं उस पेड़ के, उसको झरबेरी कहते हैं। ठीक है, तो सारे जो फल हैं, सारे जो चीज़ें हैं, जैसे आड़ू यानी कि फल होता है, नींबू भी फल है, दाड़िम मतलब होता है बेटा अनार। ठीक है, तो वो भी जो है वो सारे के सारे फल जो है फूल चुके हैं। ठीक है, और तैयार हैं आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कविता का भाव इस प्रकार से था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, पीले मीठे अमरूदों से अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पीले सॉरी
पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। देखो अमरूद भी कैसे हैं, पक गए हैं, ठीक है, और धूप से उनमें चित्तियां पड़ गई हैं। फिर देखो क्या है, पक गए सुनहले मधुर बेर, यानी कि बेर भी क्या है, पक गए हैं। आंवली से तरु की डार जड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेर कब आते हैं, आंवले कब आते हैं, ठीक है, लहलहाता पालक महमा धनिया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आती हैं जब गर्मी की शुरुआत होती है। तो ये बता रहे हैं इस भाव के माध्यम से, इस पंक्ति में, कि सारी की सारी चीज़ें, जैसे बेर आ गए हैं, आपकी आंवले की जो डालें हैं वो भी लद गई हैं, तो धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि भाई शुरुआत हो गई है गर्मी के आने की, और बड़ी ही सुंदरता से इसको बताया। फिर देखो पालक भी है और धनिया भी महक रही है, लौकी और सेम की फलियाँ भी आ गई हैं, लौकी और सेम फली 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 फैली, यानी कि लौकी और जो सेम की जो बॉल चलती है ना, जो लताएं चलती हैं, वो भी फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, यानी कि जो टमाटर कोमल कोमल जो हमारे टमाटर हैं ना, वो जो है वो कैसे हो गए हैं, वो लाल हो गए, यानी कि पक गए हैं। अब लाल हो गए मतलब गुस्सा, ठीक है। देखो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं, लाल होना मतलब गुस्सा होना भी होता है, और टमाटर लाल होना मतलब टमाटर पक जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ लाल का अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ, किसी भी मुहावरे का अर्थ बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि उसकी भाषा क्या है, ठीक है, उसका प्रयोग करने का संदर्भ क्या है। तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, ठीक है, यानी कि मिर्चें भी क्या हैं, वो उनका उत्पादन अपने चरम पर है, और वो भी जो है उनका जो है प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। फिर देखिए आगे क्या है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं, कोई तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, ठीक है। तो भाई होता क्या है आगे, कि बालू के सांपों से, देखो होता क्या है कि जहाँ नदी बहती है ना, जैसे मान के चलिए कोई भी नदी का आप किनारा देखिएगा, तो वहाँ ऐसे 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 आपको रेत पर निशान मिलते हैं, जो कि पानी के आने जाने, यानी कि जो धाराएं आती हैं और जाती हैं इस कारण बनते हैं। तो उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे सांप जो है वो वही सो रहा है, ठीक है। अब फिर आगे क्या बात कही गई है, सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत जो होती है ना बेटा, एक वो होती है घास, जिसका उपयोग ना ये झोपड़ी वोपड़ी बनाने में किया जाता है। तो सरपत जो छाई है वो भी अच्छी लगती है। फिर आगे बता रहे हैं कि भाई उसी किनारे तरबूजों की खेती भी की जाती है। देखो तरबूज ना गर्मियों में बहुत जल्दी, एक बहुत प्रसिद्ध फल है गर्मियों के लिए, बहुत सारे लोग तरबूज पसंद करते हैं, पर इसकी खेती में पानी बहुत लगता है, तो उसे ना नदियों के किनारे ही लगाया जाता था उस दौरान, ठीक है। क्योंकि ये जो कविता है ना, वो 1900 क्या नाम से 20 के आसपास से कहीं होगी, ठीक है। तो उस समय ना खेती जो है थी उतनी डेवलप हुई नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ बेटा उस बात को बताया गया। फिर देखो उंगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तो आपने ये भी देखा होगा कि बगले जो है ना, वो अपने ऐसे पंखों से कई बार ऐसे सर पे पंख लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा उनको लग रहा है कवि महोदय को कि इस तरीके से जो बगले हैं ना, वो अपनी कलगी जो है वो कलगी सवार रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जो है उन्होंने उपमा के माध्यम से कही। अब यहाँ आगे देखिए क्या है, तिरते जल में सुरखाब। तो देखो बेटा सुरखाब एक पक्षी होता है जो पानी में अटखेलियाँ करता है, तो ऐसे लग रहा है कि भाई पानी में अटखेली करते हुए बढ़िया आराम से मस्त थक के सो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये अर्थ को समझने के बाद, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए सोए, भीगी अधयाली में निशिकी, तारक सपनों में खोए, मरकत सा डिब्बा, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब यहाँ समझ लो, हसमुख हरियाली मतलब हरियाली इतनी है, इस प्रकार से मन को मोह रही है कि सब जो है वो प्रसन्न है, और इस सुख से, इस हरियाली का जो सुख है, इससे सब लोग जो अलसाए हैं वो अलसा कर सो गए हैं, ठीक है। और क्यों भाई, क्योंकि जब रात आती है और रात में हरियाली पड़ती है तो उसका एक अलग सौंदर्य होता है, इसी सौंदर्य के कारण जो है वो इस उपमा को कहा गया है। फिर और सोने के बाद क्या हुआ है कि भाई तारक सपनों में खोए, मतलब मधुर मधुर सपने भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ का वर्णन था। अब यहाँ आगे बढ़ो, मकरत डिब्बे सा खुला ग्राम। मकरत का अर्थ होता है बेटा पन्ना, ठीक है। पन्ना, पन्ना एक रत्न होता है जो हरे से रंग का होता है, ठीक है, और इसको पहना जाता है, ठीक है। तो पन्ने जैसा जो है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ग्राम जो है वो पन्नों से भरा एक डिब्बा है, पन्ना रत्न से भरा एक डिब्बा है, क्योंकि चारों तरफ इतनी हरियाली है,
ठीक है। और फिर आगे बताया जा रहा है कि इस डिब्बे पर ना नीलाभ यानी कि जो बादल है ना, जो आसमान है, उसका नीला रंग जो है वो आच्छादित किया गया है, ठीक है। और निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, ठीक है, यानी कि जो ठंडक है ना हरियाली की, उसमें जो है सारा वातावरण सना हुआ है और इतना मधुर है, इतना मन को हरने वाला है कि भाई इसको देखते ही ना सब लोगों का मन जो है वो ये ग्राम की शोभा हर लेती है, ठीक है। तो निज शोभा से हरता जनमन, ठीक है, अपनी निज शोभा से क्या कर रहा है, जनमन को हर ले रहा है, यानी कि जो जनता का मन है, जो आम लोगों का जो मन है, उसको अपनी ओर खींच ले रहा है। तो देखो यहाँ बेटा हमने कविता का अर्थ समझ लिया, अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ, ठीक है। तो प्रश्नोत्तरों की दृष्टि में पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कवि ने गांवों को हरता जनमन क्यों कहा है? तो भैया हमने अभी पढ़ा था, क्यों कहा है भैया हरता जनमन, यहाँ देखो, मकरद डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। भाई अब ये बात तो हमने कविता में पढ़ ली और इसी बात को हमें अर्थ में लिखना है। तो अर्थ में कैसे लिखना है यहाँ समझ लो। भाई कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी जो शोभा है वो अनुपम है। कैसी है? अनुपम, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। और बताते हैं कि भाई जो दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, दूर तक के जो वातावरण में जो हरियाली है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पन्ना रत्न खोल दिया, पन्ने रत्न का डिब्बा ही खोल दिया हो, और उस पन्ने रत्न पर ना, उस पन्ने पर ना पड़ रही है किसकी छाया? आकाश की छाया। तो नीला रंग और हरे रंग का मिक्सचर हो गया है और इसी रंग पर ना एक ठंडक है, क्योंकि किसकी ठंडक है? वातावरण की ठंडक है, ठीक है। तो इस वातावरण की ठंडक से क्या हो रहा है, सारे के सारा वातावरण जो है वो दुनिया का, लोगों का मन जो है वो हरने लगा है, ठीक है। जो भी इसको देखता है उसका मन जो है वो इन सारी चीज़ों को देखकर अनदेखा नहीं कर पाता है और उसका मन जो है वो ग्रामश्री में डूब जाता है, ठीक है। अब इसको देख लो, लिखना कैसे है परीक्षा की दृष्टि से। उस पर सूरज की धूप चमक रही है, इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई दे रही। वसुधा यानी धरा, धरती, ठीक है। इसके कारण गेहूं जो अरहर सनई सरसों फसलें उगाई हैं, तरह तरह के फूल पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं, आम बेर आड़ू अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगते हैं। आलू, आलू लिखो भैया, गोभी बैगन मूली पालक धनिया लौकी सेम टमाटर आदि खूब फल रहे हैं। तो बेटा यही बात बतानी है आपको कि क्या क्या कविता के अंदर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? अब यहाँ समझ लीजिए, कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। अभी भाई इस मौसम में गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदनी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी ओस हवा से मिलकर या हवा से हिलकर उनमें हराक्त होने का भान होता है। तो देखो बेटा होता क्या है कि जब इस कविता के अंदर बताया गया है मौसम, और वो मौसम क्या है? वो मौसम है जब बरसात जो है वो एकदम जाने वाली होती है और ठंडी एकदम जो है वो आने वाली होती है। तो इसी बीच क्या होता है कि प्रकृति में चारों तरफ जो होती है वो क्या होती है? हरियाली हो जाती है। और ये हरियाली ऐसी होती है कि सबका मन मोह लेती है। खेतों में फसलें होती हैं, फसलों को देखकर ऐसा लगता है, जब हवा वहाँ से गुजरती तो ऐसा लगता है कि सूरज की जो रोशनी है ना वो जाली का काम कर रही है और चांदी की सी एक जाली जो है वो फसलों के ऊपर बिछी है, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ से दिखाई देती है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, गांवों को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? भाई मरकत का अर्थ ही होता है पन्ना रत्न, ठीक है, रत्न, ठीक है। ये बात बेटा नोटिस कर लेना, कभी एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ शायद पूछ ली जाए, ठीक है, क्योंकि और नहीं भी पूछी जाएगी तो ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का एक आधार तो ज्ञान भी है ना। तो यहाँ इस बात को कहा गया है। भाई देखो होता क्या कि चारों ओर मखमली जो है वो वातावरण होता है, हरियाली बिछी हुई होती है और इस हरियाली को देखकर ऐसे लगता है कि किसी ने मरकत का डिब्बा खोल दिया, यानी कि पन्ना रत्न जो है वो सारी सृष्टि में, सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया है। और इस रत्न पर पड़ती है किसकी छाया? बादलों की छाया, यानी कि नीले रंग पर, सॉरी हरे रंग पर नीले रंग का मिश्रण होता है और इसी को देख कर ना बहुत सारा अच्छा लगता है लोगों को। इस वातावरण में ना मनमोहक सुगंध भी आती है। तो यहाँ इस तरीके से बताया गया है कि मरकत का डिब्बा खुलना क्यों कहा गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत में कवि को
कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो भैया अरहर और सनई फलीदार फसलें होती हैं, इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज़ आती है। यह मधुर आवाज़ किसी स्त्री के कमर में बंधी करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि को अरहर और सनई की खेत धरती की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट करना है। तो देखो पहला इस प्रश्न दिया गया है बालू के सांप से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। ठीक है, बालू का सांप क्या होता है, मान के चलो नदी बह रही है ऐसी, ठीक है, और यहाँ जो किनारे होंगे ना वहाँ ऐसे 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 डिज़ाइन बन जाते हैं रेत पर, और इन्हीं डिज़ाइन को कहते हैं बालू के सांप। तो देखिए क्या बताया गया है, गंगा तट की रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है और वह विविध रंगों वाली है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए सोए। इसका भाव बताना है। तो भाव सिंपल है, हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है, सर्दी की धूप में स्थिर और शांत है, उन्हें देखकर यूं लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब भैया देख लो, तिनके के हरे हरे तन पर, हरे हरे तन पर मतलब एक ही वर्ण की जहां दो बार आवृत्ति हो वहां होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है, पर जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये बेटा याद रखना। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। अब दूसरी लाइन कही गई है, हिल हरित रुधिर है रहा झलक। ठीक है, तो यहाँ देखो हा वर्ण की आवृत्ति बार बार है तो यहाँ निश्चित ही अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात और समझ लो, एक बात और आई है, हरित रक्त कहा गया है, हरित रुधिर कहा गया है, तो यहाँ ना क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। और विरोधाभास अलंकार क्या है भैया, कि उपमेय में और उपमान में। ठीक है, उपमेय और उपमान के अंदर क्या होता है कि विरोधाभास होते हुए, विरोध होते हुए भी समता दिखाई देती है। जैसे कहा गया है क्या कि हरित रुधिर मतलब हरा खून पर खून तो लाल ही होता है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ विरोध तो समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, पर उस चीज़ को कहा जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, हरित रुधिर। ठीक है, अब बढ़ते बेटा आगे। अगला जो अलंकार है ना, हरे भरे तन पर। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, हरे भरे तन पर। यहाँ एक और अलंकार की चर्चा की गई है, वह है रूपक अलंकार। ठीक है, अब रूपक अलंकार का क्या फंडा है ये भी समझ लो। होता क्या है कि जब उपमेय पर उपमान, यानी कि दोनों में कोई अंतर ना रह जाए, ना उपमेय में अंतर रह जाए ना उपमान में अंतर रह जाए, दोनों एक जैसे ही दिखाने लगे, ठीक है, वहीं जो होता है क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखो, हरे हरे तन पर, तो तन कैसा है, हरा है। ठीक है, और हरा तन है, तो यहाँ दोनों को अलग नहीं एक ही बता दिया गया है कि हरे हरे तन पर, तो वहाँ क्या हो जाता है, रूपक। यहाँ समझ लो, में उपमेय बराबर है। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जुड़ जाता है उपमान से, मान। ठीक है, जब ये दोनों मिलकर एक हो जाएं, उपमेय प्लस उपमान, ठीक है, तो वहां होता है रूपक अलंकार। ठीक है, अब उपमेय क्या होता है, तो देखो जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात समझ गए। अब यहाँ एक बात समझ लो बेटा, अलंकार को हम डिटेल आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, तो ज़रा परेशान मत होना, ये सरल सरल चीज़ें समझ लो। और अगर ऐसा मतलब फिर ये होता है कि सर आपने तो केवल इतना ही पढ़ाया था पर हमारे कोर्स में ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए परेशान मत हो। एक क्लास होगा प्रॉपर जहाँ सारे के सारे अलंकार मैं आपको प्रॉपर तरीके से कवर करा दूंगा, तो तब तक के लिए इससे काम चला लो। बाकी अलंकार का क्लास बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब आती है गृह कार्य की बारी, यानी कि होमवर्क की बारी। तो यहाँ ना 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन 3 प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको स्वयं लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कविता को पढ़कर कि भाई जिस बात की चर्चा की जा रही है, जिस गांव की चर्चा की जा रही है वो गांव कहाँ हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बेटा आपको कविता कैसी लगी इस बात को आपको बताना है अपने शब्दों में, तो आप ही बता पाएंगे बहुत अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो अगर आपको शौक है शेर व शायरी का, तो चल रहा है सावन, तो आपके घर के आजू बाजू कैसा माहौल है, उस पर एक दो शेर हो जाएं, उस पर एक दो गज़ल हो जाए, उस पर एक आध अगर अच्छी सी कविता लिख सकते हैं तो कविता लिख दीजिए। और अगर कुछ नहीं आ सकते तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि सावन चल रहा है, चारों ओर पानी गिर रहा है, पानी देखकर हमें बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे गद्य में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको स्वयं करना है, और ये मेरी तरफ से होमवर्क भी है। चलिए बच्चों, ये था इस बार का सेशन। मिलते हैं आगे कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।